अब अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की आप तुलना कीजिए, जिस शिद्दत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तमाम नेता, ये लोग जिस राजनीति करते हैं 24/7। अरविंद केजरीवाल दिन भर जब भी उनसे बात की जाए वो कहते हैं कि मुझे राजनीति तो नहीं आती, मैं तो जनसेवा, जनता की सेवा करता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल बीजेपी की राजनीति को इतना बेहतर तरीके से जान गए हैं। सरकार इस बार तो बीजेपी तो कह रही है कि हम बड़ी सरकार बनाएंगे। देखिए, बीजेपी के लिए राजी इस चुनाव से ज्यादा मुफीद कोई मौका नहीं हो सकता था। कैसे? कानूनी मुश्किलें तो अलग हैं। हाँ। जिस नैतिकता की बात अरविंद केजरीवाल करते थे जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन के समय, वो नैतिकता कहाँ गई कि वो आरोप लगने के बाद जेल गए, तब भी मुख्यमंत्री रहे। अब वो कह रहे हैं कि क्या हुआ, मैं जमानत पे हूँ, जीतूंगा तो फिर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि हम कुर्सी कभी भी छोड़ सकते हैं, कुर्सी से बहुत मोह है उनको। इस हफ्ते भी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से बड़ी कोई दूसरी राजनीतिक घटना नहीं है। इसलिए मैंने कोशिश की और मेरा मन है कि आज के ऑफ कैमरा में भी दिल्ली की राजनीति और दिल्ली के राजनीति में सत्ता में स्थापित, दिल्ली के राजनीति के केंद्र में किसी न किसी तरह से स्थापित आम आदमी पार्टी की राजनीति में गहरे उतरा जाए। और जब आपको गहरे उतरना होता है तो अपने साथ एक ऐसे दक्ष गोताखोर की जरूरत होती है जो पानी की गहराई और पानी के बहाव को अच्छे से समझ सके। इसीलिए इस हफ्ते के ऑफ कैमरा में मैंने बुलाया है विक्रांत यादव को। आप सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं, लगभग 20-22 साल से विक्रांत यादव टीवी की पत्रकारिता कर रहे हैं। अब अपना चैनल बनाया है, यूट्यूब पर आ गए हैं। विक्रांत यादव ने अरविंद केजरीवाल को अन्ना आंदोलन से कवर करना शुरू किया और आंदोलन के बाद पार्टी बनी, और जब पहली बार सरकार बनी तो विक्रांत यादव ने अपना बीट बदल लिया। उन्होंने चैनल में अपने वरिष्ठों से कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां मेरे बहुत से मित्र हैं, इसलिए मेरी बीट बदल दी जाए। तो आज के शो में विक्रांत यादव से ही समझते हैं कि दिल्ली की राजनीति के केंद्र में बैठी आम आदमी पार्टी की राजनीति क्या है, उनकी राजनीतिक चालों का मतलब क्या है, बीजेपी जो कर रही है दिल्ली में, बीजेपी की जो राजनीति है दिल्ली में, वो उसे कहां लेकर के जाएगी, और कांग्रेस पार्टी दिल्ली चुनाव में किस मूड में है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, कितने मन से कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ रही है। तो चलिए इन सभी सवालों के साथ मिलते हैं आज के अपने मेहमान विक्रांत यादव से और शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो ऑफ कैमरा। कैसे विक्रांत जी? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ और मुझे खुशी हुई जब मैंने आज आपको ऑफ कैमरा में इनवाइट किया जी, क्योंकि जब हम पत्रकारिता शुरू कर रहे थे तो बाद में भी शुरू करते समय थोड़ी ज्यादा ललक होती है जी। आपको बाकी लोगों के साथ रिपोर्टिंग करते देखना और पिच टू कैमरा करते देखना, और उससे सीखा हम लोगों ने। अभी मुझे जानकारी मिली कि आपने अपना कुछ शुरू किया है और लंबे समय तक टीवी, कितने साल रहे टीवी में आप? मैं टीवी में मैं दैनिक जागरण में काम किया करता था। दैनिक जागरण ने अपना एक टीवी चैनल लॉन्च किया था चैनल 7 के नाम से फरवरी 2005 में। तो मैं चैनल 7 की लॉन्चिंग टीम के साथ जुड़ा फरवरी 2005 में, और तब से लेकर के मैंने इस्तीफा दिया सितंबर में और मेरा नोटिस पीरियड खत्म हुआ दिसंबर में। तो मैं करीब आप ये समझिए 2005 से लेकर के 2024 तक 19 साल मैंने नेटवर्क 18 को दिए। इस बीच में हालांकि चैनल 3-4 बार नाम बदला, मालिक भी 3-4 बार बदले, लेकिन हम वही टिके रहे। तो और रहने वाले भी आप प्रॉपर दिल्ली के? मैं बता रहे प्रॉपर दिल्ली का। बताइए कहाँ पैदाइश वगैरह हुई आपकी दिल्ली में? मेरा गांव है नजफगढ़ के पास हसनपुर, लेकिन मेरे दादाजी गांव से आ गए थे काम की तलाश में दिल्ली। तो यहाँ पर आकर चांदनी चौक में उन्होंने घर खरीदा, फिर कामकाज शुरू किया। उसके बाद मेरे पिताजी का जन्म भी चांदनी चौक में हुआ और वो करीब 80 साल की उनकी उम्र है। अभी है वो? मेरे पिताजी स्वस्थ हैं? एकदम स्वस्थ हैं। और मेरे पिताजी, ईश्वर की कृपा है कि वो इस उम्र में भी अपने सब काम खुद करते हैं, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। आना जाना सफर, मेट्रो का खूब सफर करते हैं। मेट्रो, उनको कोई कार वार की जरूरत आज तक पड़ी नहीं है। मेट्रो में जाते हैं, जिनसे मिलने जाना अकेले जाते हैं, कोई उनको किसी सहारे की, किसी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं अब
चांदनी चौक में तो मेरा घर है ही, मैं भी वहीं पैदा हुआ और मेरे पिताजी भी दिल्ली में ही पैदा हुए। तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं ऑफ कैमरा के, उनके लिए दिल्ली की पॉलिटिक्स और खास तौर पे जो अभी चुनाव है और जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उनके इतिहास को समझाने के लिए आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं मिलता। मुझे खुशी है इस बात की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी 2025 में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है विक्रांत जी, इसके क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं, किन मुद्दों के इर्द गिर्द ये चुनाव हो रहा है? देखिए, मुद्दे है भी कि नहीं? मुझे लगता है कि मुद्दों की बात ना टीवी चैनलों के स्टूडियो में और बाकी जगह ज्यादा होती है। चर्चा टीवी चैनल करते हैं ना, टीवी चैनल कहते हैं कि इस चुनाव में किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा, किस चीज पे पब्लिक वोट देगी। पब्लिक को देखिए, अब सीधा सीधा बहुत समझदार पब्लिक हो गई है और पब्लिक को ये समझना है, सीधा समझ में आता है कि कौन मुझे फायदा दे रहा है, कौन मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। पब्लिक जो अगर अब दोनों चुनावों को ना आपको अलग करना पड़ेगा, विधानसभा और लोकसभा, इवन जो नगर निगम के चुनाव भी होते हैं उसका भी कोई लेना देना नहीं होता मुद्दों से। साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा रहता है, उसके अलावा कोई जनता की अब कोई खास अपेक्षा है नहीं। विधायक जी उनके घर, उनके बर्थडे में आ जाए, ब्याह शादी में आ जाए, इनसे ज्यादा विधायकों को उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है कि विधायक से ज्यादा कुछ चाहिए। तो बेसिकली विधानसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि जनता ये देखती है कि उसके आसपास साफ सफाई रहे, उसके काम होते रहे, जनता को डीटीसी बस, घूमना फिरना, सार्वजनिक परिवहन ये सब मिलता रहे और उसको बेसिक सुविधाएं मिलती रहे जो उससे सरकार से अपेक्षा है। तो यही सब मुद्दे होते हैं और हर चुनाव में यही होते हैं। हम लोग ये स्टूडियो में बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, पत्रकार घुमाते रहते हैं, करप्शन हो गया, मनमोहन सिंह की सरकार पे भी, मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जब करप्शन का मुद्दा बना था वो क्योंकि लोकसभा का मुद्दा था। राज्यों में आप देखिए कितनी सरकारों पर करप्शन के बहुत बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। कहीं ना कहीं जनता ने भी ये मान लिया है कि नेता लोग तो करप्शन तो करेंगे ही, हमारे लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए। हाँ, मतलब मान लिया कि जो सत्ता में जाएगा, ये तो लोग कहते भी हैं। जब आप लोगों से मिलिए तो लोग कहते हैं कि जो सत्ता में जाएगा वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन हमारा तो करें, हमारा काम करें। अब इस बेसिक चीज पे जनता फोकस कर रही है, मुझे हमारी चीजें हो जाए। आपको भी लगता है? मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अभी ये विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, अब तो लोगों ने नॉमिनेशन शुरू कर दिया है, तभी बीच में खबर आई है जिससे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। कथित शराब घोटाले में गृह मंत्रालय की तरफ से ईडी को अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। इसका एक तो इसका कानूनी पक्ष है ना, मैं वकील हूं और आपने कोर्ट कवर किया है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा साइड रखिए, इसकी राजनीति मुझे समझा दीजिए। देखिए, मुझे सीधे तौर पर केवल अरविंद नहीं, केवल अरविंद, मनीष का भी जो सीबीआई वाले केस है उसमें भी सैंक्शन दिया। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये तो एक टेक्निकल पक्ष तो था ही कि आपको मंजूरी देंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे कैसे जाएंगे, लेकिन इसका राजनीतिक पक्ष जरूर है क्योंकि बार बार वो जो कथित शराब घोटाला है, मैं उसे हमेशा कथित कहता हूं और मुझे लगता है कि हम पत्रकारों को कथित इसलिए बोलना चाहिए कि जब तक कोई केस कोर्ट में साबित ना हो जाए वो एलिज्ड ही रहे, चाहे किसी के भी खिलाफ हो, लेकिन कोर्ट में साबित होने तक हम लोग घोटाला कह देते हैं, लेकिन हमें अगर उसे एलिज कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि इसमें टेक्निकल एक पक्ष था, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव बनाने का थोड़ा हो सकता है कि क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव बहुत करीबी चुनाव हो सकता है, बीजेपी शिद्दत से लड़ रही है, कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा। बहुत से जर्नलिस्ट और जो चुनावी विश्लेषक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस बड़ी शिद्दत से लड़ रही है, हालांकि मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। तो मुझे लगता है कि एक ये दबाव हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के समर्थकों पे भी थोड़ा दबाव रहे, पार्टी पे थोड़ा दबाव रहे और एक मैसेजिंग, पॉलिटिकल मैसेजिंग लोगों के बीच जाए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये केस चल रहा है और उन्हें कभी भी दोबारा जेल में जाना पड़ सकता है। तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का इस समय, वरना टाइमिंग मुझे इसके अलावा कोई कारण समझ में नहीं आता। आपको लगता है कि दिल्ली में जो भी पॉलिटिक्स है वो नहले पे दहला वाली चल रही है? क्योंकि आपने मनमोहन सिंह सरकार का जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर से फाइलें लहराते थे, उस समय के तमाम मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप के दावे करते थे, कहते थे कि इनको जेल भेजूंगा, उनको जेल भेजूंगा। अब एक ऐसी सरकार है केंद्र में जो हर वो मौका तलाशती है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी जेल जा सकें। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जांच एजेंसियां पहले भी काम करती थी विकास जी। सीबीआई और ईडी को, सीबीआई को इसी देश की सुप्रीम कोर्ट ने केज पैरेट बोला था, जो उस जमाने में साख पे बहुत बड़ा सवाल उठाया गया था। अखबार, मीडिया सबने रंग दिया था कि सीबीआई केज पैरेट है,
तो उस समय सीबीआई की साख पे बहुत बड़ा धब्बा लगा था। अभी अरविंद केजरीवाल और इसी केस से जुड़े हुए मामले में एक बार फिर कोर्ट ने उसी तरह की टिप्पणी की जी, लेकिन उस तरीके की खबर नहीं बन पाई, तो आउटरीच नहीं बन हाँ, पाया, उस तरीके के हेडलाइंस नहीं बनी। तो या तो हम लोगों ने मान लिया है, मीडिया ने भी, कि सीबीआई तो केज पैरेट है, इसलिए हमें उस समय सुनने में आश्चर्य लगा था और ये कहा था कि अब सीबीआई अपने कामकाज में कुछ बदलाव लाएगी, लेकिन अब हम लोगों ने मान लिया है। सिर्फ मैं इसी केस की बात नहीं करूंगा, ईडी के मैं आपको 50 उदाहरण दे सकता हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं ईडी की कामकाज पर और ये कहा है कि जांच एजेंसी सरकार के टूल की तरह काम नहीं कर सकती। अभी कल या परसों ही एक मैटर आया था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें एक महिला को गिरफ्तार किया गया था और ईडी के जो जिन कानून के तहत ईडी गवर्न होती है उसमें कुछ बंदिशें हैं। ईडी का कानून बेहद सख्त है। देखिए, ये पीएमएलए का जो एक्ट है वो बहुत सख्त है, उसमें जो ट्विन कंडीशंस हैं उसके कारण बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको बेल नहीं मिल रही वो अपराधी है। तो ये केवल शराब घोटाले के मामले में नहीं, बाकी मामलों में भी क्या हमने झारखंड में भी देखा है, वहां तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, वहां के हाई कोर्ट ने कड़ी से कड़ी टिप्पणी की ईडी के कार्यप्रणाली पे। आज भी सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ईडी लोगों को पकड़ के जेल में ही रखना चाहते हैं, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो तो टिप्पणी आ रही है। ये सब चीजें जो आ रही है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों ने भी अपनी साख खोई है और पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल पहले भी होती रही होंगी जांच एजेंसियां, चाहे पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो। आखिर काम तो उसमें मनुष्य हम जैसे आपके जैसे लोग ही करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत सरकार की वजह से टिल्ट होते हैं, लेकिन नियम कायदे कानून को पूरी तरीके से ताक पे रख देना, ऐसा कई मामलों में जो देखा गया है, कुछ मामलों में वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस दिशा में जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही है। अच्छा विक्रांत जी, एक चीज समझाइए, जब ईडी को मंजूरी मिल गई है, जैसे संदेह अब जताए जा रहे हैं, बीजेपी भी बोल रही है लगातार कि अगर चुनाव जीत भी गए तो अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं, एक बात लोग कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि ईडी को मंजूरी मिल गई है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि अगर जेल नहीं भी गए तो अरविंद केजरीवाल चूंकि जमानत पर हैं और जमानत देते हुए कोर्ट ने इन पे कुछ पाबंदियां लगाई हैं, तो वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। आपने कोर्ट कचहरी कवर किया है, थोड़ा समझाइए। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के अभी इस मंजूरी टेक्निकल जो उसे कंसेंट मिली है उसके बाद गिरफ्तारी की कोई संभावना बनती नहीं है, क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंटरिम प्रोटेक्शन दी थी और वो तब तक के लिए लागू है जब तक बड़ी बेंच बैठ करके उस ईडी की शर्तों का, जो कोर्ट ने शर्तें लगाई थी कि क्या क्या चीजें इसमें देखनी चाहिए, उसके लिए बड़ी बेंच बनाने को कहा था, जब तक वो डिसाइड नहीं होगा तब तक अरविंद केजरीवाल बेल पर है। दूसरा आपने क्या पूछा? मैंने कहा कि अगर वो मतलब बेल पे रहे और चुनाव जीत जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, बीजेपी के कई नेता और जो अरविंद केजरीवाल के विरोधी है वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाए तो भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और अरविंद केजरीवाल किस बात पे चुनाव मैदान में आए कि आप मुझे चुनाव जिताओ, मैं दोबारा मुख्यमंत्री तभी बनूंगा। यहां तक कि वो आतिशी को बोल चुके हैं कि आतिशी तब तक के लिए मुख्यमंत्री है जब तक मैं चुनाव जीतकर दोबारा नहीं आऊंगा। क्लियर हो गया। तो वो साफ किए कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीत के आऊंगा। है क्या कि देखिए, जो कोर्ट की वर्तमान कंडीशंस हैं वो थोड़ी टफ जरूर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने सचिवालय नहीं जा सकते, और कोई सचिवालय जाना बहुत जरूरी काम नहीं होता। बहुत से सीएम ज्यादा समय अपने घर पे ही, जो उनका कैंप ऑफिस होता है, वहीं से अपना सचिवालय बना लेते हैं, वहीं से चलाते हैं। अरविंद केजरीवाल भी बहुत कम ही सचिवालय में उनका आना जाना रहा होगा। मुझे लगता नहीं है कि हर जरूरी काम के लिए आपको, क्योंकि सीएम के घर पर भी, आवास पर भी कैंप ऑफिस होता है, वहां से पूरी सरकार चलती है, हर सीएम के घर पर कैंप ऑफिस होता है। दूसरा, जो जरूरी फाइलें हैं वो एलजी के पास भेजी जा सकती है साइन करवाने के लिए, जिन पर एलजी की मंजूरी जरूरी है वो उस पर सीएम फाइल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर इस अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते हैं और दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जो उनकी जमानत का बेल ऑर्डर है उसकी शर्तों को मॉडिफिकेशन करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पे जाएंगे, जा सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है 100% जाएंगे। मुझे लगता है 100% जाएंगे, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री जब कामकाज शुरू करेगा, भले ही उसको दिक्कत उस तरह की ना आए, लेकिन वो चाहेगा कि इस तरह की कोई दिक्कत उसके सामने रहे ना। तो मुझे लगता है कि उन्हें ऑर्डर मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, और इस तरह के कुछ मामले पहले हुए हैं जिसमें कोर्ट ने जो आरोपी पक्ष है उसको देखते हुए
उसकी जमानत की शर्तों में मॉडिफिकेशन किया है। और एक चीज और याद रखिए कि जो अरविंद केजरीवाल को जब ईडी वाले मामले में बेल मिली थी, तो उनके जो जज थे, उनका नाम मैं अभी दिमाग से उतर रहा है, उन्होंने वो उन शर्तों से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि पहले वाली बेंच जो अब वर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है, इनकी बेंच ने उन्हें सीबीआई वाले मामले में बेल दी थी, तो उन्होंने जो कंडीशन लगाई थी सेम कंडीशन इस मामले में भी लगी, ईडी वाले में भी। तो बोले कि क्योंकि पहले कंडीशन तय हो चुकी है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये कंडीशंस ठीक नहीं है, यहां तक आया था उसमें। आप मगर सीधे शब्दों में कहें तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जमानत पर रहते हुए भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी कानून की तरफ से। अरे भाई, वो जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री थे, जेल में रहते हुए वो मुख्यमंत्री थे। जब बाहर आए, वो कोर्ट से जब बाहर आए जमानत पर, तब उन्होंने कुछ दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद इस्तीफा दिया। लेकिन तो कोई कानूनी वो नहीं है कि आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, कामकाज में दिक्कतें आएंगी। जो एक मुख्यमंत्री का कामकाज होता है, उसमें अगर उन्होंने अपनी शर्तों में मॉडिफिकेशन नहीं करवाई तो दिक्कतें आएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो अपनी जमानत की शर्तों का मॉडिफिकेशन, मुझे लगता है कि चुनाव जीतने के बाद अगर वो शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री पद की, तो निश्चित तौर पर वो कोर्ट में जाएंगे और अपनी शर्तों में मॉडिफिकेशन की अर्जी देंगे। आप अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे थे तो आपने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गठन नहीं, अन्ना आंदोलन के पहले दिन से सरकार बनने तक आपने आम आदमी पार्टी को कवर किया, एक टीवी रिपोर्टर के तौर पे। जब सरकार बन गई तो आपने अपना बीट चेंज करवा लिया, क्योंकि बहुत से मित्र हैं आपके वहां। देखिए, ये आज आप फिर बैठे हैं विश्लेषण के लिए। मैं आपसे ये पूछता हूं कि अरविंद केजरीवाल पे एक आरोप यही लगता है कि कानूनी मुश्किलें तो अलग हैं, जिस नैतिकता की बात अरविंद केजरीवाल करते थे जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन के समय, वो नैतिकता कहां गई कि वो आरोप लगने के बाद जेल गए तब भी मुख्यमंत्री रहे। अब वो कह रहे हैं कि क्या हुआ, मैं जमानत पे हूं, जीतूंगा तो फिर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि हम कुर्सी कभी भी छोड़ सकते हैं, कुर्सी से बहुत मोह है उनको। देखिए, आपने सही कहा। मैं अन्ना आंदोलन जो पहले दिन जब शुरू हुआ, उस दिन से मैंने कवर किया, और अरविंद केजरीवाल की जब सरकार बनी तब तक एक लंबा सफर रहा। मैंने इस आंदोलन को बहुत करीब से देखा, किस तरीके से अन्ना का आंदोलन हुआ, उनका अनशन करीब से देखा, अरविंद केजरीवाल का अनशन देखा, अरविंद केजरीवाल का सुंदर नगरी का अनशन देखा, अरविंद केजरीवाल का जंतर मंतर का अनशन देखा, रामलीला मैदान, गिरफ्तारी, ये तमाम चीजें देखी, तिहाड़ के बाहर जो हंगामा हुआ वो देखा। तो ये पूरा ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल जब वो पार्टी बनाने का फैसला हुआ था, वो फैसला किन स्थितियों में हुआ था। अन्ना ने कह दिया था कि मेरी फोटो इस्तेमाल नहीं होगी, नाम इस्तेमाल नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल लगा था कि आज ही खत्म हो जाएंगे। उसी दिन उन्होंने घोषणा की कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे, और अन्ना की तरफ से कहा गया कि मेरे नाम का प्रयोग नहीं होगा, मेरी फोटो का इस्तेमाल नहीं होगा। लगा कि वो खत्म हो जाएगा। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि राजनीति में नए नए आए थे, कुछ बातें उन्होंने ऐसी की जो शायद उन्हें अंदाजा ही नहीं रहा होगा। अब जैसे मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, ये मैं बड़ा निष्पक्ष होकर आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैं अगर मुख्यमंत्री बनने वाला हूं और मैं 2 कमरे के घर में रहूंगा, ये मैं मुख्यमंत्री पद के साथ न्याय नहीं कर रहा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके घर पर उसका कैंप ऑफिस भी होगा, उसके घर पर 50 लोग आकर के मिल सकें, इसका भी इंतजाम होगा, उसके क्षेत्र की जनता आ सके, इसका भी इंतजाम होगा, उसके घर पर पूरा कार्यालय बने, इसकी भी अपेक्षा होगी। तो मुझे लगता है कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे या राजनीति में नहीं आए थे, इन तमाम चीजों का एक तरह से कहा जाता है ना कि हवा ही नहीं होगी कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो नैतिकता का बिल्कुल सवाल उठता है, और इसी कारण जो मुख्यमंत्री का, जिस घर में मुख्यमंत्री रहते थे, जिसे मीडिया का कुछ वर्ग और राजनीतिक विरोधी शीश महल उन्होंने नाम दिया, हालांकि उसका कोई नामकरण हुआ नहीं है, लेकिन शीश महल उसे नाम दिया निश्चित तौर पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत एक ऊंचा पैमाना तय किया था, तो इसी कारण वो आरोप लगाए। लेकिन आप देखिए कि जिस दिन शीश महल को लेकर के कहा गया, आरोप लगाए गए, आम आदमी पार्टी राजमहल ले आई और उसने काउंटर किया कि प्रधानमंत्री का घर दिखा दीजिए। तो शीश महल का मुद्दा आप देखिए उसी दिन से थोड़ा थोड़ा हल्का हुआ। नहीं, ये तो है, आप सही कह रहे हैं। ये चीज जो आप जहां जा रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में जो नैरेशन बनाने का खेल है, वैसे नैरेशन बनाने की माहिर तो भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है। देश में कहीं भी चुनाव हो, 2014 से ही हम लोग ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से लेकर के ग्राउंड तक पर नरेशन बनाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई काट नहीं है।
लेकिन दिल्ली में विक्रांत जी, मैं भी घूम के आया हूं 2-3 दिन, आप तो लगातार जी। घूमते रहे, सालों से देखते रहे। दिल्ली में इस चुनाव में आम आदमी पार्टी नरेशन बनाने में भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ती हुई दिख रही है। ये कैसे कर रही है आम आदमी पार्टी? क्या संगठन है उनका, क्या उनके लड़ाके हैं, कैसे होता है ये? भीतर की बात बताइए, कुछ कहानी वानी बताइए। विकास जी, एक छोटी सी बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि जब दो लोगों में मुकाबला होता है ना, तो दोनों को एक दूसरे के पैतरे पता होना चाहिए। आप कांग्रेस की राजनीति देखिए और बीजेपी की राजनीति देखिए। बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ती है, बीजेपी आपको, कांग्रेस आपको माफ कीजिएगा, किसी भी राज्य में उस आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखाई देगी। अभी कुछ साल पहले मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद नगर निगम का चुनाव देखने। अच्छा, कवर अमित करने शाह जी ने पूरा जोर लगा दिया हाँ, था। हाँ। कोई ताकत नहीं थी बीजेपी की वहां पर। बीजेपी वहां पर कुछ जीतेगी, वहां जाकर के समझ में आ गया था कि बीजेपी नहीं जीत रही। लेकिन उन्होंने ऐसी हवा बना दी थी देश भर में कि लगने लगा था कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इस समय हैदराबाद नगर निगम का हो रहा है और बीजेपी ने ओवैसी के गढ़ पे उन्हें चुनौती दे दी और इस बार बीजेपी वहां से नेस्तनाबूद कर देगी। हालांकि नतीजा वही आया जो दिखाई दे रहा था, लेकिन बीजेपी ने हवा पूरी बना दी थी। तो बीजेपी अपनी पूरी, और देखिए जब आप चुनाव लड़ते हैं तो देखिए लड़ना तो पड़ेगा। हाँ, आप बीजेपी को लाख आप पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन बीजेपी जिस शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती है, जिस तरह से चुनावी मोड में रहती है, ये दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी सीखना चाहिए। जब लड़ाई लड़नी है, आपको लड़ाई तो आधे में तो क्या लड़ना? आपको सरकार बनानी है, आप काम करेंगे जनता का तभी करेंगे ना जब सरकार बना लेंगे। बिल्कुल। आप बहुत अच्छे, मैं बहुत सज्जन आदमी हूं, लेकिन मैं चुनाव नहीं जीत सकता, तो ऐसे सज्जनता का क्या करेंगे कि जब आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो आप देखिए दिल्ली में क्या है, अब अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की आप तुलना कीजिए। जिस शिद्दत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तमाम नेता, ये लोग जिस राजनीति करते हैं 24/7, अरविंद केजरीवाल दिन भर जब भी उनसे बात की जाए वो कहते हैं कि मुझे राजनीति तो नहीं आती, मैं तो जनसेवा, जनता की सेवा करता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल बीजेपी की राजनीति को इतना बेहतर तरीके से जान गए हैं कि आप देखिए कि जब दिल्ली के चुनाव का माहौल जब गर्म होना शुरू हुआ महाराष्ट्र के नतीजों के बाद थोड़ा थोड़ा, तो अरविंद केजरीवाल ने तभी से नरेशन बनाना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा उन्होंने फैसला लिया कि मैं मुख्यमंत्री पद से, किसी को हवा थी? किसी को हवा नहीं थी। जिस दिन सवेरे उन्होंने ऐलान किया कि मैं 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दूंगा, वो फैसले तुरंत लेते हैं कि इस फैसले से मुझे क्या फायदा होगा, इस फैसले से मुझे क्या फायदा होगा। अब आप देखिए, मैं आपको इसके पीछे क्यों मैं ये बता रहा हूं कि उन्होंने फैसला लिया। 2-2.5 महीने पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, इसको लेकर के जो नेगेटिविटी पब्लिक में थी, आज वो नेगेटिविटी नहीं है। कैसे? थोड़ा सा मतलब इसको अगर डिकोड करें। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल आए, जेल से बाहर आए, उन्होंने जब आए, सब कुछ करवाया, सर्वे वगैरह शुरू हुए, तो जो रिपोर्ट्स उनके पास आ रही थी, क्योंकि पिछला 1-1.5-2 साल से दिल्ली में काम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि दिल्ली की पिछले 1.5-2-2.5 साल दिल्ली की आम आदमी पार्टी का ज्यादा समय निकला कोर्ट, सीबीआई, इन सबसे लड़ते हुए। तमाम पूरी टॉप लीडरशिप आपकी जेल में चली गई, तो सरकार के कामकाज पर निश्चित तौर पर असर पड़ता है। उससे पहले कोविड का टाइम आया था, कोविड के बाद जब सरकार ने थोड़ी रफ्तार पकड़नी शुरू की तो ईडी, सीबीआई सक्रिय हो गई। उसके बाद कोर्ट कचहरी, जेल, आना जाना, ये सब शुरू हो गया। पार्टी का कौन कल नेता गिरफ्तार हो जाए, ये सब कयास में ही सब लोग बैठे रहते थे उनके। तो इन सब को लेकर के पब्लिक जो है, वो पब्लिक इसे सही माने या गलत, कि सीबीआई, ईडी जो कर रही हो सही है गलत, वो अलग बात है। पब्लिक का काम नहीं होगा तो पब्लिक के मन में नाराजगी आएगी। तो अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये भाप लिया था कि अब मुझे पूरी तरीके से चुनावी अखाड़े में उतरना पड़ेगा। उन्होंने इस्तीफा बहुत सोच समझ कर दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद वो उसी दिन से चुनाव प्रचार में जुट गए। उन्होंने दिल्ली में घूमना शुरू कर दिया, मुख्यमंत्री को लेकर घूमना शुरू कर दिया। सड़कें, आज से आपकी सड़कें बननी शुरू हो गई हैं, सड़कें बनते हुए वो विजुअल वगैरह आने लगे, जहां से लोग शिकायत करते वो सड़क बननी शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल ने खुल के कहा कि मैं जानता हूं कि आपके सड़कें दिल्ली में बहुत टूट गई हैं। अरे, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि दिल्ली में सड़कें टूटी फूटी है और मैं इन सबको ठीक करवाऊंगा। अच्छा, मुझे ये बताइए विक्रांत जी कि एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है कि हर बड़े नेता का के साथ एक सलाहकार मंडली होती है, जिसमें कुछ पत्रकार भी होते हैं,
और बाकी उनके लोग होते हैं जो जानकार होते हैं, जो मुद्दों पे उनको सलाह देते हैं कि ऐसे करिए, ये लाइन लीजिए, ये करिए। अरविंद केजरीवाल की सलाहकार टीम में कौन कौन लोग हैं? देखिए आज नाम बता दीजिएगा। देखिए नाम के उनकी जो पार्टी के नेता लोग हैं वो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल सबसे बात करते हैं। अच्छा। सबसे बात करते हैं। और अरविंद केजरीवाल को जो जितना मैंने आंदोलन के टाइम से उसके बाद से उनकी राजनीति को, उनकी सरकार को देखा, समझा, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत शार्प आदमी है। एक उदाहरण से समझाइए, थोड़ा पुरानी किसी बात से उदाहरण दीजिए थोड़ा सा, उनके शार्पनेस का, उनकी तेजी का। आपने आंदोलन के समय या बाकी किसी मौके पे कुछ ऐसा देखा होगा कि आपको लगा कि अरे यार ये आदमी तो खेल कर देगा? यार आप ये देखिए विकास जी, आप ये देखिए कि जो आदमी अन्ना आंदोलन के समय इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे और उसके बाद अन्ना जो उस आंदोलन का फेस थे, उनके एकदम झटके से अलग हो जाने के बावजूद वो चुनावी अखाड़े में उतरे। 28 सीट पहले ही चुनाव में। आरडब्ल्यू का चुनाव नहीं जीत पाते हैं लोग। पंचायती का चुनाव जीतने का ख्वाब लेकर के राजनीति करने वाले लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं कि किसी दिन हम पंचायती का अध्यक्ष बनेंगे और नगर पालिका अध्यक्ष बनेंगे। वो ना केवल पहले चुनाव में 28 सीट लेकर के आए, उन्होंने अपने लिए कौन सी सीट चुनी? नई दिल्ली, शीला दीक्षित के खिलाफ सिटिंग सीएम। आप सोचिए, मैं क्योंकि दिल्ली का नागरिक हूं, उस समय के तमाम लोगों ने कहा था कि ये पहले, इसमें कोई राजनीतिक समझ नहीं है, पहला ही चुनाव ये हारने के लिए लड़ रहे हैं। शीला दीक्षित बहुत बड़ी नेता थी, उनकी छवि बहुत शानदार थी, लेकिन आप जिसे अरविंद केजरीवाल ने खूब चोट पहुंचाई थी आंदोलन के समय। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप जब अपना चुनाव लड़ने वाले होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि यार एक सेफ सीट हो जाए तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तभी तो अगर मेरी पार्टी के 2-4 जीत गए और मैं हार गया तो मेरी पार्टी पे कैसे मेरा कब्जा रहेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस चुनाव में अपने लिए सबसे मुश्किल सीट चुनी। पूरी दिल्ली में जो सबसे मुश्किल सीट थी वो शीला दीक्षित की थी। और देखिए कि शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने का ये नतीजा रहा कि उन्होंने ना केवल शीला दीक्षित को हराया बल्कि पार्टी की 28 सीटें आई। अब उस 28 सीट के आने का क्या फायदा हुआ कि पब्लिक, दिल्ली में 2 तरह के वोटर है। अच्छा। एक दिल्ली में प्रो बीजेपी वोटर है जो 35 से 38, 32, 34, 35, 38 विधानसभा के टाइम पे, लोकसभा में पहुंच जाता है 52-53 जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लेकिन विधानसभा में 38 से ज्यादा बीजेपी के पास नहीं जाता। बीजेपी और दूसरा है प्रो एंटी बीजेपी। तो जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें से बड़े चंक पर अरविंद केजरीवाल ने कब्जा कर लिया था 2013 में। 2013 के नतीजों से क्या फायदा मिला अरविंद केजरीवाल को कि पब्लिक, जो एंटी बीजेपी वोट बैंक था, जो बीजेपी को हराना चाहता था, उसके मन में ये उम्मीद जाग गई कि ये आदमी तो बीजेपी को पूरी तरह से हरा सकता है। हाँ। तो अगली बार देखिए 2015 67 सीट्स कांग्रेस कहां थी? वो सिमट गई, कांग्रेस को खा गई। मैं तो प्योर दिल्ली का आदमी हूं। 15 साल शीला जी की सरकार चली थी, 15 साल। बीजेपी की सबसे बड़ी उसे क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा दारुण दुख यही है उसका कि देश जीत लिया, जग जीत लिया, लेकिन दिल्ली नहीं जीत पा रहे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे उत्कर्ष टाइम, जब बीजेपी अपने बूते पे सरकार बनाई सरकार 2014 की, और 6 महीने बाद दिल्ली के चुनाव में आप नहीं जीत पाए। और इस बार के चुनाव में मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो पूरा जोर लगा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद और इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे रमेश बिधूरी जी भी पूरा जान लगा रहे हैं। उनके बयान एक के बाद एक आते हैं, पार्टी भले कुछ कह दे लेकिन वो बयान देने से बाज नहीं आते। क्या तैयारी है रमेश बिधूरी की? आप कब से जानते हैं उनको? देखिए, रमेश बिधूरी दिल्ली के पुराने नेता है, तुगलकाबाद के से वो लड़ते रहे, विधायक भी रहे, फिर सांसद बन गए, 2 बार के सांसद भी रहे। रमेश बिधूरी, वो कहा जाता है कि हमारे यहाँ देसी टाइप आदमी है, लेकिन आप जब राजनीति करते हैं तो आपका अपनी भाषा पे संयम होना चाहिए, लेकिन उनके पास भाषा का संयम नहीं है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप जब उन्होंने जो संसद में बोला था, क्या कोई भी सभ्य आदमी वो बोल सकता था? किसी भी सभ्य आदमी से अपेक्षा नहीं की जा सकती, वो सांसद है। बिल्कुल। और दूसरे साथी सांसद को आप इस तरीके से बोलेंगे संसद में, संसद के भीतर? ये सड़कों पे बोला जा रहा है, पिछले कुछ सड़कों पर बोले, हाँ, नहीं बोला जाना चाहिए लेकिन बोला जा रहा है, वो बात संसद में बोली गई, लेकिन सांसद के जरिए। तो रमेश बिधूरी के बारे में आप बता रहे थे कि वो, उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो ऐसा करते रहते हैं बार बार, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब संसद में उन्होंने वो भाषण दिया
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की थोड़ा बैकफुट पे उसको आना पड़ा क्योंकि संसद की बात थी। राजनाथ जी ने बयान दिया था, सांसदी का उनका टिकट कट गया, फिर विधायकी में उनको टिकट मिल गया है। अब आप देखिए कि लोग कह रहे थे कि पार्टी नेतृत्व तो उनसे नाराज था इसलिए उनकी सांसदी का टिकट कटा। तो ये कैसी नाराजगी कि आपने सांसदी का टिकट काटा और विधायकी का टिकट दे दिया। तो ये मुझे लगता है कहने की बातें हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कैसी देख रहे हैं इस बार के चुनाव में आप? देखिए इस बार सीटें बढ़ेंगी भारतीय जनता पार्टी की, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा। सरकार इस बार तो बीजेपी तो कह रही है कि हम बड़ी सरकार बनाएंगे। देखिए बीजेपी के लिए राजी इस चुनाव से ज्यादा मुफीद कोई मौका नहीं हो सकता था। कैसे? अगर 2 महीने, मैं फिर कह रहा हूं कि आप 2 महीने पहले क्या दिल्ली का माहौल याद कीजिए, ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव हार जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी परसेप्शन के खेल में बहुत मास्टर पार्टी है और उसने इन 2 महीने के चुनाव में, अब लोग ये कहने लगे हैं कि बीजेपी, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी सीटें बढ़ा लेगी, और 2 महीने पहले लोग कह रहे थे कि इस बार बीजेपी एकदम साफ जीत जाएगी। तो बीजेपी के लिए बहुत मुफीद स्थिति मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ संकोच है बीजेपी का। हाँ, कि वो चुनाव जीतना भी चाहते हैं लेकिन उस तरीके से, क्योंकि देखिए चुनाव जीता जाता है दूसरे की पिच पर जाकर बैटिंग करने से। अब यहाँ अरविंद केजरीवाल अपनी पिच पर रोज सवेरे पीसी कर देते हैं एक, और बीजेपी उसका जवाब देने लगती है, और हिंदू धर्म, पुजारियों को पैसा। और अब देखिए अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं कि हम पुजारियों को पैसा देंगे, और बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे हैं कि मौलवियों को नहीं दिया गया। तो कभी कल्पना की थी कि मौलवियों के बकाए पैसे के लिए बीजेपी के नेता ट्वीट करेंगे? अभी तो पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो और उनकी टीम के साथ जो दिल्ली के मौलवी हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया और उनकी ट्वीट बाइट ट्वीट कर रहे हैं बीजेपी, फोटोज ट्वीट की गई, और वो दिखाइए बदलता। अब आप देखिए चुनाव बदल रहा है, तो मौसम बदल रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि बताइए अल्पसंख्यकों मुसलमानों के साथ खड़ा कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, ये काम करके दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल शार्प तो है, इसमें कैसे पॉलिटिक्स तो है। अगर बीजेपी के साथ पॉलिटिक्स करनी है तो बीजेपी का आपको मुकाबला करना है तो आपको उस लेवल पे खेलना पड़ेगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की लंबी प्लानिंग रही होगी ना कि मैं पहले आंदोलन करूंगा फिर राजनीति में जाऊंगा। ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा कि भाई अचानक से उन्होंने लगा, क्योंकि लंबी प्लानिंग दिखती है अरविंद केजरीवाल का। हर कदम जो है वो नापा तौला दिखता है। कि देखिए मुझे लगता है कि जितना मैंने इसे शुरुआत में इस इसीलिए मैं आपसे कवर किया था, आपने शुरुआत से कवर किया, तो मुझे लगता नहीं है कि जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय इसके जरिए राजनीति में जाने का कोई प्लानिंग रही होगी, क्योंकि उस जमाने में तब अब की तरह ये सब चीजें नहीं थी कि बड़ी पार्टी हो गई है, बड़े नेता हो गए। तब सब आप सबसे, जैसे आप बैठे हुए ऐसे ही अरविंद से बैठ करके जो हम लोग आंदोलन कवर करने वाले लोग थे बातचीत करते थे, पूछते थे कि अब क्या होना है, अच्छा ये क्या करना है। तब अरविंद अपने वही परिवर्तन एनजीओ से नए नए आए थे, ऑफिस भी उनका वही परिवर्तन वाला ही था, जो अपने यही कौशाम्बी दिल्ली बॉर्डर के पास यही रहते भी थे वो, वही उनका घर बगल में था। वो पैदल जाते थे अपने घर, कौशाम्बी जो उनका ऑफिस था वहां से वहां तक वो पैदल जाते थे। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी बनाने का फैसला है वो आंदोलन के आखिरी दिनों में ये चर्चाएं शुरू होने लगी थी कि अब हमें अगर सिस्टम बदलना है तो कैसे बदला जाएगा, क्योंकि एक जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर आप विश्वास कर नहीं रहे, दूसरी के साथ आप जाना नहीं चाहते, तो क्या किया जाएगा। तब ये जब बड़ी चर्चाएं हुई, और उस दौरान तो बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे, योगेंद्र यादव उसमें थे, प्रशांत भूषण, शांति भूषण जी। आपने अच्छी चर्चा छेड़ दी। मुझे यही पूछना था कि वो सारे लोग अरविंद केजरीवाल से एक एक करके क्यों हट गए। विक्रांत जी, अब एकदम नई टीम दिखती है कि आंदोलन के समय ये सारे लोग उनके साथ थे, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और भी मेधा पाटकर, कितने सारे लोग थे, वो सब लोग क्यों हटे। देखिए जब घर कुछ गलत तो किया अरविंद केजरीवाल ने ना। देखिए गलत किया या नहीं किया ये तय करने वाले हम और आप नहीं हो सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब घर बड़ा होता है ना तो कई तरह के मतभेद आने शुरू हो जाते हैं, सगे भाई आपस में साथ नहीं रह पाते। तो जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आने का फैसला लिया, मुझे जो लगता है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण वगैरह कई चीजें जो, अब होता क्या है कि हम फैसले लेते हैं कि कोई भी फैसला हो वो बहुमत के आधार पे होना चाहिए, लेकिन एक बार जब फैसला हो गया तो उसमें फिर किसी की राय का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन कई बार जब आप पॉलिटिकल फैसले लेते हैं तो आपके साथियों को आपका फैसला पसंद नहीं आता, कुछ साथी आपके फैसले को मान लेते हैं, कुछ आप
आपके उससे सहमत नहीं हो पाते। प्रशांत जी हो या शांति भूषण जी हो, योगेंद्र जी हो, बहुत ही सम्मानित लोग हैं, वो कई मामलों में अरविंद केजरीवाल से सहमत नहीं हुए, वो टिकटों के बंटवारे पे सहमत नहीं हुए, वो कैंडिडेट सिलेक्शन पे सहमत नहीं हुए। और अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये लगता था कि अगर हम एक बार चुनाव जीते तभी हम अपना सिस्टम, अपनी सरकार कैसे बनेगी ये जनता को दिखा पाएंगे। और चुनाव अगर राजनीति करनी है तो पहले अपना काम करके आपको सरकार चला के दिखानी पड़ेगी, और सरकार आप चला के तभी दिखा पाएंगे जब आप सरकार बना पाएंगे। तो कई चीजों से मतभेद रहे और छोटी छोटी चीजों में दोस्त अलग हो जाते हैं। ये यहाँ तो कई बातें ऐसी हुई होंगी जिस कारण कुमार विश्वास का तो मुझे राज्यसभा लोग कहते हैं, लेकिन सिर्फ वही बात थी कि कुछ और बात भी थी? देखिए, उस बारे में साफ तौर पे कुछ कह पाना उचित नहीं होगा, क्योंकि लेकिन कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सब बहुत करीबी मित्र भी थे। मित्रवत इनकी सब बातचीत होती थी। अब राज्यसभा की बात रही होगी या क्या, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुमार अब बड़े कवि हैं अपनी, उनके देखिए बच रहे हैं ऑफ कैमरा में, ऐसा चलता नहीं है। देखिए नहीं, बचने का सवाल नहीं, क्योंकि कुमार ने कभी इस तरीके से वो अपनी नाराजगी खुद जाहिर कर चुके हैं। लेकिन कारण क्या होता है, ये दो लोगों के बीच का बड़ा व्यक्तिगत कारण होता है कि वो सिर्फ राज्यसभा कारण रहा हो, या तो कभी कुमार विश्वास ने मुझसे कहा हो, या फिर कभी अरविंद केजरीवाल ने कहा हो कि इस कारण से अलग हुए। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो उस अथॉरिटी के साथ कहना हमारे लिए भी उचित नहीं होगा। लेकिन कई चीजें आपको जो दिखाई देती हैं कि संबंध खराब हो गए थे, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब आप पार्टी के लीडर बनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको अपने लीडर की बात माननी पड़ती है। लेकिन जब आप चार एक साथ के लोग मिले, दोस्त यार जब मिले, तो कैसे एक दूसरे से सहमत हो और दूसरे को अपना लीडर माने, ये बहुत चीजें होती है। कई बार छोटी छोटी चीजों के कारण तिल का ताड़ बन जाता है और रिश्ते खत्म हो जाते हैं। चलिए, अभी मौजूदा चुनाव पे लौटते हैं, और मैं आपको बताऊं कि ऑफ कैमरा का यही फॉर्मेट है, हम लोग कहीं से कहीं बहक जाते हैं और हमारे दर्शक जानते हैं, इसीलिए हमारे शो को पसंद भी करते हैं। अभी मौजूदा चुनाव पे बात करते हैं। अभी दिल्ली में जो कुल वोटर जितने हैं, उनका 46.2% जो है वो महिला वोटर। हाँ, करीब 11 लाख, हाँ मेरे पास आंकड़ा है 71 लाख 71.74 लाख महिला वोटर है। तो इस चुनाव में ये तैयारी दिखती है। आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए की घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम 2500 देंगे। नहीं, बीजेपी का भी आया नहीं है। कांग्रेस ने कहा हम 2500 देंगे। अच्छा, और बीजेपी अभी अपना संकल्प पत्र लाएगी, अगले 1-2 दिन में ले आएगी। ऐसी चर्चा चल रही है कि वो भी शायद इसी अमाउंट के आसपास रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब मुझे आप ये बताइए कि पिछला 2 चुनाव जो विधानसभा का हुआ और जितनी सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, उसमें साफ दिखता है कि महिला वोटर्स का भी सही ठीक ठाक योगदान जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए रहा है। मतलब महिलाओं ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया है पिछले 2 चुनावों में। तो क्या वो स्ट्रैटेजी है जिसको अपना करके अरविंद केजरीवाल महिला वोटर्स को अपने साथ रख रहे हैं, और इस बार पैसा देने वाला तो है ही, ये तो मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 2 चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सबने वोट दे दिया, क्योंकि उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिला। तो लेकिन महिलाओं का वाकई उनके साथ ज्यादा वो रहा, ये बाद में नतीजों में जो डाटा निकल के आया उसमें भी आया। जो मुझे लगता है कि महिला सम्मान योजना ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, इसका जहां पर भी प्रयोग हुआ, झारखंड, महाराष्ट्र, सब जगह, और हर राज्य, बिहार में भी तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है। तेजस्वी ने, अब देखिए, अब ये इसे आप रेवड़ी कहिए या जन कल्याण कहिए, पब्लिक को ये ठीक लगती है। और कोई राजनीतिक दल, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रेवड़ी कहते थे, क्या उनके अब नहीं कहते? वो एक बार कहा था, अब तो कहना बंद कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या उनके संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, जो भी वो उसे नाम देते हैं, क्या उसमें ये नहीं होता? आप उन्हीं चीजों को लेकर के महाराष्ट्र में जाते हैं, उन्हीं को लेकर आप बाकी राज्यों में जाते हैं, लेकिन दूसरा कोई करता था तो रेवड़ी हो जाती थी। तो ये बहस तो एकदम बेमानी है। दूसरा, मुझे लगता है कि महिलाओं की योजना का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक जो बड़ा बेसिक फर्क मुझे दिखाई दिया है पिछले कुछ चुनावों में, कि हम और आप देहाती बैकग्राउंड के लोग हैं, कि आना जाना रहा गाँव में, तो हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी ऐसा था कुछ समय पहले तक, जहां घर के पुरुष वोटर जहां वोट डालते थे, महिला वोटर उनसे बात करके वहीं पर वोट डाल देती थी। ऐसा हमारे समाज के एक बड़े वर्ग में होता रहा है,
और महिला वोटर की अपनी अलग पहचान, अब महिला वोटर को अपनी अलग पहचान समझ में आ गई है, और ये राजनीतिक दलों को भी समझ में आ गई है कि अब ये जरूरी नहीं है जहां पे पुरुष वोट डाल रहा है घर का, वहीं पर महिला भी वोट डालेगी। महिला अपना वोट स्वतंत्र डालना सीख गई है, और यही कारण है कि अब तमाम राज्यों में जो सत्ताधारी दल है या विपक्ष है उनको इस तरीके की घोषणा करनी पड़ती है। अब आप देखिए, पिछले चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम पिछले चुनाव के दौरान या उससे थोड़ा पहले जब कहा कि हम डीटीसी बसों में महिलाओं को फ्री कर देंगे। जी। आप समझ रहे हैं, अब आप दिल्ली में हम लोग रहते हैं, दिल्ली में मेट्रो बहुत कन्वीनियंट है, बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन क्या वो इकोनॉमिकल भी है? क्या 10-12 हजार रुपए कमाने वाली महिला उस मेट्रो से अगर मेट्रो में नहीं जा सकती, अगर उसे जाना है 5 स्टेशन, अगर उसे 5-6 स्टेशन जाना है और उसका एक तरफ का किराया 50-60 रुपया है, तो 120-130 रुपए का किराया वो दे करके मेट्रो का सफर नहीं कर सकती। आप शाम को किसी भी बस स्टैंड पे चले जाइए, आपको महिलाओं की ज्यादा संख्या दिखाई देगी। वो इसीलिए कि जो कामकाजी महिलाएं जो कम पैसा कमाती हैं, 10-12-15 हजार रुपए कमाती हैं, अगर वो रोज का 100 रुपया भी बचाती है तो महीने का 3,000 रुपए बनता है, जो उनके घर के बजट का एक बड़ा हिस्सा बनता है। और दिल्ली में कहा जाता है कि करीब करीब 11 लाख महिलाएं रोज डीटीसी बसों की सवारी करती है। हाँ, और एक और चीज मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि करीब करीब ये जो 31 दिसंबर तक ये कह रहे हैं कि कोई रिपोर्ट आई थी सरकार की, ये हालांकि सरकार की रिपोर्ट है कि 50 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने सफर किया। अच्छा, तो ये डाटा आप समझ रहे हैं कि अगर कोई महिला रोज सफर कर रही है और अब उसे चुनाव में जाना है, और उसको अब एक बात ये भी लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने चूंकि 1000 रुपए नहीं दिए हैं तो महिलाएं कैसे विश्वास कर लें। अरे महिलाओं के दिमाग में वो भी तो बात कहीं ना कहीं होगी ना कि हम बस में फ्री सफर कर रहे हैं तो हो सकता है ये सरकार बनाने के बाद दे दे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की योजनाओं का असर महिलाओं के दिमाग में होता है, और जहन में जब वो वोट दे रही होती है उनके पास इस चीज की वो पूरा सोच के रखती है कि मुझे किससे फायदा हो रहा है। घर का बजट जो है वो महिला को चलाना होता है, और महिला वोटर अपना अब दिमाग एकदम, चाहे ग्रामीण अंचल की महिला हो, चाहे यहाँ शहरों में काम कर रही महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, वो अपने दिमाग को एकदम पूरी तरीके से, हमें और आपको लगता है कि ये महिलाएं शायद नहीं सोचती होंगी उतना कि मुझे किस राजनीतिक दल के को वोट देना है। महिलाएं बहुत जागरूक है, नहीं, मुझे ऐसा बहुत नहीं लगता। जागरूक है। हाँ, नहीं, बहुत से नेताओं को ऐसा लगता है कि वो जो बैठकें होती थी, आपको याद होगा पहले की प्रधानों को बुला करके बैठक कर ली, मुअज्जिज लोग आ गए इलाके के और बैठक कर ली, और अब वोट उसी तरफ, अब वो सब नहीं होता। अब वो इंडिविजुअल गेम है, लोग सोचते हैं, समझते हैं, पब्लिक ये जानना चाहती है भाई मुझे क्या मिल रहा है, मेरे को किस सरकार से फायदा होगा, मुझे किस। अब देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी पहले, भाजपा गठबंधन की, उनसे ज्यादा पैसे देने की बात कर दी कांग्रेस गठबंधन ने, लेकिन सरकार नहीं है ना आपकी, लोगों के खाते में पैसे चले गए। भरोसा उन पे जो सरकार चला रही है, जो आपको योजनाएं दे रही है, उस पर भरोसा रहता है। अब दूसरा आएगा, वो देगा कि नहीं देगा, ये कहीं ना कहीं असर डालता है महिलाओं को। मुझे लगता है पार्टियों को इस बारे में सोचना चाहिए। तो ये बताइए विकास जी कि अभी जो चुनाव है, और जो हालांकि ये यदि वाला सवाल है, भविष्य के गर्त में है, अगर मान लीजिए कि इस चुनाव में जैसा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांटे की टक्कर देगी अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, ये उतना आसान चुनाव नहीं होगा पहले के 2 चुनावों की तरह। पहले 2 चुनाव के मुकाबले बहुत मुश्किल चुनाव है, बहुत मुश्किल चुनाव है ना। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि रिजल्ट फंसता है और आम आदमी पार्टी की सीटें 36 से 40-45 के आसपास आती हैं, है ना, सीटें कम हो जाती हैं, और भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पे सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन अगर लोग जैसा कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस जैसी चीजें हों तो बन सकती हैं, क्या देखते हैं आप, राजनीति कैसी होगी अगर सीटें फंसती हैं तो दिल्ली की? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता नहीं है कि दिल्ली का चुनाव, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी पार्टी जीतेगी, लेकिन मेरा अपना यह आकलन है कि अब लोग बड़े जागरूक हो गए, बहुत समझदार हो गए, क्लियर मेजोरिटी देते हैं, जिसको देते हैं पूरा मैंडेट देते हैं। ये जो बाद में गेस्ट हाउस होटल बुक करवाने वाले जो इंतजाम होते थे, उनको अब जनता पसंद नहीं करती। आप देखिए महाराष्ट्र में कितना बड़ा मैंडेट दिया, हरियाणा में जहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी वहां पे बीजेपी के पक्ष में, लेकिन उतना ही बड़ा मैंडेट दिया। झारखंड में कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है, हेमंत सोरेन को क्लियर मेजोरिटी दी। तो जनता अब मेजोरिटी तो क्लियर दे रही है, और मुझे नहीं लगता कि देखिए दिल्ली में कोई
किसी सरकार को बहुमत नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि दिल्ली में जिस भी पार्टी को मिलेगा उसे एकदम क्लियर बहुमत मिलेगा और किसी की सीटें लेने और देने से कोई फर्क मुझे दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी दिल्ली आए, रैली करके गए हैं, तो ये थोड़ा समझाइए कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बनता है, विधानसभा चुनाव में पार्टियां अलग अलग हो जाती हैं। दिल्ली में ही अब देखिए, मुझे वो सीन बार बार मैं याद कर रहा हूं कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पेरोल पे आए, अरविंद केजरीवाल कन्हैया कुमार के लिए रोड शो कर रहे हैं, और इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ऐसे चल रहा है। कन्हैया अरविंद की पत्नी से मिलने उनके घर भी गए थे। तो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का क्या है? कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है इस बार दिल्ली में। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो कुछ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस ऐसा नहीं कि 70 की 70 सीटों पर अच्छा चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस कुछ सीटों पर, कुछ पॉकेट, कितनी सीटें मतलब 8 मुझे लगता है कि आधा दर्जन के करीब सीट है जहां पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और वो जो कैंडिडेट है वो मजबूती से चुनाव लड़ना चाहता है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अब राहुल गांधी आए दिल्ली में, उन्होंने एक लाइन क्लियर कर दी कि हमें उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की संविधान की पुस्तक लेकर के। संविधान, पहला उनका जो अटैक था वो संविधान को तोड़ना चाहते हैं मोदी जी, और अरविंद केजरीवाल को उसमें जोड़ा। फिर उन्होंने कास्ट सेंसस की बात की, उसमें जोड़ा। उनके भाषण में आपको कहीं भी दिल्ली का कोई ऐसा मुद्दा दिखाई दिया जो दिल्ली चुनाव में सीधे तौर पर जुड़ता है? तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक संयमित भाषा का प्रयोग कर रहे थे, और क्योंकि उनके सर पे जिम्मेदारी है बतौर अपोजिशन लीडर होने के नाते, क्योंकि जब संसद में कोई भी सरकार के खिलाफ बात करनी होती है, संजय सिंह कांग्रेस के साथ उनके झंडे के नीचे खड़े होते हैं, इंडिया के झंडे के नीचे। तो राहुल गांधी को वो बैलेंस भी रखना है, और दिल्ली के नेता, क्योंकि दिल्ली कुछ नेता बहुत शिद्दत के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको लगता है हमारी पार्टी खत्म हो गई भाई, उनका अपना वजूद खत्म हो गया। अब 11 साल से आप दिल्ली की सत्ता से बाहर है, आपके कार्यकर्ता नहीं बचे, आपके वोटर नहीं बचे, आपके कार्यकर्ता सब आम आदमी पार्टी हो गए, आपके वोटर सब आम आदमी पार्टी हो गए, तो आपको कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब कांग्रेस जिससे भी गठबंधन या कहीं पर समझौता करती है तो वहां वो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हो जाती है, भाजपा कहीं करती है तो भाजपा क्षेत्रीय पार्टी को खा जाती है। तो कांग्रेस करे तो क्या करे, उसे लोकसभा में बैलेंस बनाना है और विधानसभा में वो अपनी जगह खोती जा रही है। तो जब आपका संगठन ही खत्म हो जाएगा तो लोकसभा में कैसे आप क्षेत्रीय पार्टियों से ज्यादा सीट ले पाओगे। तो लेकिन इसी बैलेंस के चक्कर में मुझे लगता है कि नुकसान कांग्रेस का होता है। और देखिए, जब तक आप ना, अरविंद केजरीवाल को पहली बार में 28 सीट मिली और उसके बाद हुए चुनाव में 67 सीट मिल गई। क्या बड़ा काम कर दिया अरविंद केजरीवाल ने उस दौरान? अरविंद केजरीवाल ने उस दौरान जनता को यह विश्वास दिला दिया कि मैं बीजेपी से लड़ सकता हूं, मैं बीजेपी को हरा सकता हूं, और जनता के जहन में ये बात बैठी कि हाँ भाई ये हरा सकता है। जनता ने कांग्रेस को, जिसको जो पहले सरकार बना रही थी, 2013 से पहले तक सरकार चला रही थी, 2013 के चुनाव में मेरे ख्याल से 7 या 8 सीट आई थी, तो उसको जीरो कर दिया, और ऐसा जीरो किया कि अगले चुनाव में भी जीरो हो गई। उनका वोट बैंक 28 में 2013 से 4%, 5% पे आपका वोट रह गया दिल्ली में, जो दिल्ली की 15 साल सत्ता चलाते थे। तो अधूरे मन से चुनाव नहीं लड़े जाते। कांग्रेस के लिए यह संदेश है कि अधूरे मन से चुनाव न लड़े। मुझे लगता है कि जब तक आप अधूरे मन से लड़ेंगे चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये अब आप देखिए, अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, उन्होंने बैनर भी लगा दिया था, अरविंद केजरीवाल देशद्रोही। अब राहुल गांधी कहते हैं लोग कि राहुल गांधी ने उन्हें रोका और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। क्या कारण है तो कांग्रेस के लोग बताएंगे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हुई। ये कहा गया था उस दिन कि अभी पूरे डॉक्यूमेंट नहीं आए इसलिए रोक दिया, अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं आए। और आप किसी राज्य के जो मुख्यमंत्री रह चुका है, जो एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है, उसको देशद्रोही कह रहे हैं और अपने गठबंधन में रखे भी हुए हैं। आप इंडिया गठबंधन में, तो ये ढुलमुल तो है, आप क्लियर नहीं हो पा रहे ना। आपके पास ये कहने को नहीं है कि हम इन्हें लड़ेंगे, इन्हें हराएंगे। और पब्लिक, मैं अक्सर ये कहता हूं कि पब्लिक, जब हम सामान्य तौर पे भी बाजार में जाते हैं तो ये देखते हैं कि इस दुकान पर क्या मिल रहा है, तो पब्लिक भी सोचती होगी ना कि क्या कांग्रेस की दुकान पे मुझे मिलेगा, कांग्रेस को मैं वोट दूंगा तो कांग्रेस मेरे लिए क्या करेगी।
कांग्रेस क्या सरकार बना पाएगी? पहला सवाल तो यही आता है। तो पहले आपको विश्वास तो दिलाना पड़ेगा कि हम जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत हमारे लिए समय निकालने के लिए और इतने अच्छे से बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत मजा आया आपसे बात करके।